बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है, मतलब कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देता है तो तलाक किस तरह देता है। वो एक कापी लड़की को सेंड करता है और एक कापी यूनियन कौंसिल में सेंड करता है और 3 महीने फिर यूनियन कौंसिल में प्रोसीडिंग्स चलती हैं। वो किस लिए? आपस में कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए। जब हस्बैंड एक कापी यूनियन कौंसिल में सेंड करता है ना, तो यूनियन कौंसिल वाले दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड करते हैं आपस में राजीनामा करवाने के लिए, कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए कि अगर ये दोनों पार्टीज़ हस्बैंड एंड वाइफ आपस में कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं 3 महीने के अंदर अंदर तो वो कर ले। तो दोनों पार्टीज़ महीने की एक डेट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में यूनियन कौंसिल में जाती है। अब 3 महीने की प्रोसीडिंग के दौरान अगर आपस में दोनों पार्टीज़ का राजीनामा नहीं होता, कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता, तो फिर यूनियन कौंसिल क्या इशू करती है? तलाक मौसर सर्टिफिकेट। औरत को तलाक मौसर सर्टिफिकेट मिलता है तो वो फिर जहाँ चाहे दूसरी शादी कर ले, और हस्बैंड को भी जब तलाक मौसर सर्टिफिकेट मिलता है तो वो भी सेफ एंड पे हो जाता है। कल को वो औरत आके ये क्लेम नहीं करेगी कि मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। अब सिचुएशन कुछ इस तरह है कि 3 महीने की प्रोसीडिंग्स चलती रहीं, दोनों पार्टीज़ के दरमियान राजीनामा नहीं हुआ, कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। अब जो यूनियन कौंसिल वाले हैं वो तलाक मौसर सर्टिफिकेट इशू करेंगे औरत को, और तलाक मौसर सर्टिफिकेट जब हस्बैंड को इशू करने लगते हैं ना, तो वो फिर इद्दत का खर्चा भी डालते हैं कि आपने अपनी वाइफ को इतना इद्दत का खर्चा देना है 3 महीने का। तो अब जब वो इद्दत का खर्चा डालते हैं तो उन्हें चाहिए फिर दोनों पार्टीज़ के बयान रिकॉर्ड करवाएं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो कुछ भी बयान भी रिकॉर्ड नहीं करते, स्टेटमेंट उनकी वो बंदा करता क्या है क्या नहीं करता, इद्दत का खर्चा डाल देते हैं और लाखों के हिसाब से डाल देते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हस्बैंड बेचारा मेहनत मजदूरी करने वाला है या वो कोई ऐसा उसका प्रोफेशन है कि महीने का वो कोई 20,000 कमा रहा है, तो इद्दत का खर्चा उसे डल गया है 1,30,000 या 2 लाख रुपया या 50,000 कर ले, तो वो किस तरह पे करेगा? तो ऐसी सूरत में फिर क्या करना चाहिए? हस्बैंड को क्या करना चाहिए कि वो तो अब इतनी अमाउंट पे करने से तो रहा, तो अब उसने इद्दत का खर्चा भी पे करना है। अगर नहीं करेगा तो पहली बात ये कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले उसे तलाक मौसर सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी कि तुम इतने पैसे दो, वरना उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट निकल जाएंगे। तो वो बंदा फिर क्या करे ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सूरत में फिर हस्बैंड को क्या करना चाहिए? रवियन दायर की जाती है डीसी के पास, ठीक है, और उसमें फिर ये बयान किया जाता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने या यूनियन कौंसिल ने बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन को मद्देनज़र नहीं रखा, उसका स्टेटस नहीं देखा, वो क्या करता है क्या नहीं करता, इस बात की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ की है, मतलब कि अब उनका दिल करेगा तो वो 2 लाख डाल देंगे, उनका दिल करेगा वो 3 लाख डाल देंगे, या उनका दिल करेगा तो वो 50,000 भी डाल दे। तो एक आम बंदा 50,000 तो नहीं दे सकता, तो उन्होंने डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ की है। दूसरा ये कि फैमिली लॉ में भी देखा जाता है कि जब औरत का खर्चा महीने का लगता है ना, या बच्चे का खर्चा, तो वो बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन को देकर लगाया जाता है, वैसे नहीं लगाया जाता। तो इनको भी चाहिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को भी, कि वो बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर खर्चा लगाएं। इनको भी चाहिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को भी, कि वो अगर इद्दत का खर्चा डाल रहे हैं तो फिर बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन को देख के डालें। इस तरह तो नहीं ना कि आप डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करें, ना आपने उस बंदे से पूछा कि आप करते क्या हैं, ना आपने उसके कोई बयान रिकॉर्ड करवाए। तो ऐसी सूरत में फिर बंदा तो नहीं पे कर सकता, वो इतनी अमाउंट कहाँ से लाए। और दूसरा ये कि जब औरत इद्दत का खर्चा तो चले वो ले रही है, साथ में औरत ने दूसरा केस भी फाइल किया हुआ होता है, साथ में वो खर्चे का केस कारी होती है, बच्चे के खर्चे का केस कारी होती है, उसके अलावा उसने सामान जहेज़ का या गोल्ड के लिए उसने कहा होता है कि मेरा इतना गोल्ड है या इतने सामान जहेज़ उसके घर में पड़ा हुआ है तो मुझे वो दिलाया जाए। ठीक है, वो राइट है औरत का, ठीक है, लेकिन जो बंदा है जिसने पे करना है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी तो देखना है ना। तो ऐसी सूरत में फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगी नकल,
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों से, ठीक है। आपने वहाँ से नकल अप्लाई करनी है। वो नकल में सारा कुछ लिखा हुआ होगा और उसमें ये भी लिखा हुआ होगा कि दोनों पार्टीज़ ने आपस में रजामंदी वगैरह नहीं की तो इसलिए हमने इद्दत का खर्चा इतना डाल दिया है। तो उसमें उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ होगा कि हमने इस बंदे से पूछा है या ये करता क्या है, क्योंकि ये मामूल बन गया अब उनका कि वो ना ये पूछते हैं कि वो आप करते क्या हैं या आपकी पोजीशन क्या है, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं या नहीं है, या दे सकते हैं या नहीं। उन्होंने बस लिखा होता है कि आपने इद्दत का इतना खर्चा देना है। तो फिर आपने रिवीजन दायर करनी है डीसी के पास। फिर डीसी क्या करेगा कि वो एडवोकेट के थ्रू, आप खुद नहीं कर सकते, आपने एडवोकेट के थ्रू दायर करनी है रिवीजन, ठीक है। और जब आप रिवीजन दायर करेंगे तो फिर वो एडमिट होगी, डीसी उसको एडमिट करेगा और फिर रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। रिकॉर्ड तलब करने के बाद बाकायदा तौर पर बहस होगी और उस बहस में आपका वकील ये बात वाज़ेह तौर पर क्लैरिफाई करेगा कि जी ये बंदा, अब जो मेरे पास केस आया था उसमें वो बंदा बिल्कुल गरीब, नहायत ही गरीब था कि वो महीने का 12 या 13 हज़ार कमा सकता था मजदूरी करके भी। तो अब वो बंदा बेचारा कहाँ से इतने पैसे लाए। अब 1 लाख इद्दत का खर्चा बन गया, अभी फैमिली कोर्ट में केस अलग से चल रहा है, वो कहाँ से पे करे। अब बंदे को आप गिरफ्तार करके ले जाएं तो फिर भी उसने कहाँ से पे करना है। तो जो बीवी थी उसने भी अपना वकील किया, ठीक है कि जी मुझे इतनी अमाउंट दिलाई जाए। तो बहस वगैरह होने के बाद उतना उसको मिला जितना महीने का फैमिली कोर्ट वाइफ का खर्चा लगाती है या बच्चे का खर्चा लगाती है। तो अब इस हवाले से कुछ जजमेंट्स भी हैं, जो जजमेंट्स रेलिवेंट है इस हवाले से वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। तो इस हवाले से जो केस ला है वो है 2004 CLC 473। इसमें ये बात होल्ड की गई थी कि इस्लाम डज नॉट कंपेल ए पर्सन टू डू एन एक्ट बियॉन्ड हिज कैपेसिटी and social status of the man and financial sources which are eminent factor for deciding the quantum of maintenance shall not be ignored। और दूसरी इस हवाले से जो अथॉरिटी है वो है 1991 CLC 793। इसमें बयान किया गया है कि ऑर्डर ग्रांटिंग मेंटेनेंस टू वाइफ सिंपली ऑन स्टेटमेंट ऑफ वाइफ एंड अनसपोर्टेड बाय एनी एविडेंस कुड नॉट बी सस्टेन। इसलिए अगर इद्दत का खर्चा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों ने लगाना है तो वो फैमिली एक्ट से बाहर तो नहीं जा सकते ना। ये जो मैटर है, ये जो केस है, ये तो फैमिली केस है। तो जिस तरह फैमिली कोर्ट बच्चे का मेंटेनेंस या वाइफ का मेंटेनेंस उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देकर लगाती है, इस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को भी ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, लेकिन वो मद्देनज़र नहीं रखते। तो फिर डीसी के पास आपने रिवीजन दायर करनी है और बहस वगैरह होगी, अथॉरिटीज़ वगैरह पेश करें। तो इसलिए अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इद्दत का खर्चा बिला वजह, बिना बयान रिकॉर्ड किए, बिना शहादत के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी स्टेटमेंट के इद्दत का खर्चा लगा देती है तो आपने फिर ये तरीक़ाकार अडॉप्ट करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुँच सके। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं फॉर बिज़नेस इंक्वायरीज़ तो आप नीचे जो मेरा ईमेल मेंशन किया गया है वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।